युवा मोर्चा के लोकप्रिय अध्यक्ष और विगत लगभग 5-6 सालों से युवा मोर्चा को नेतृत्व दे रहे हमारे भाई अनुराग ठाकुर, युवा मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और विभिन्न प्रदेशों से यहाँ इस कार्य समिति में उपस्थित सभी युवा कार्यकर्ता भाइयों, इस बैठक में विभिन्न विषय आपके सम्मुख आएंगे। वैसे कल और परसों अधिवेशन में भी कई विषयों को आपको सुनना है, समझना है, मगर मेरे लिए एक बताया गया है कि कुल मिलाकर मौजूदा देश स्थिति के संदर्भ में हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है, उसने क्या कुछ किया है, क्या कुछ जनता को दिया है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ कहूं। वैसे हम सबको याद है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में ये सरकार जब बनी तब एक विशिष्ट पृष्ठभूमि पर यह सरकार बनी थी। 2004 से लेकर 14 तक 10 सालों का जो कार्यकाल रहा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के गवर्नमेंट का, वो सभी देश ने देखा और निराशा एक दृष्टि से चरम सीमा पर पहुंची और लोगों को एक उम्मीद दिखाई दी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, और सारे देश में एक लहर सी उमड़ पड़ी और सभी का एक ही आशा का केंद्र बना, वो यानी हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। उनके नेतृत्व में हमने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद सरकार ने बागडोर संभाली और अभी लगभग 20 महीने होने को आ रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो भी कुछ किया लोगों के सम्मुख है। मगर कई बार ये होता है कि सरकारें जो अच्छा काम करती है वो जितनी अच्छाई से लोगों तक पहुंचना चाहिए, पहुंचता नहीं। एक विषय उसमें यह भी रहता है कि मीडिया अपनी पद्धति से किसी भी सरकार की तरफ देखता रहता है, और पत्रकारिता में यह कहा गया है कि अगर कुत्ते ने आदमी को काटा तो वो कोई समाचार नहीं है, आदमी अगर कुत्ते को काटता है तो वही समाचार है। इसका मतलब है कि जितना भी सारा निगेटिव है, जितना भी सारा नकारात्मक है, वो एक समाचार बनाते हुए लोगों को परोसा जाता है। और इसलिए जो अच्छा हो रहा है, जो सकारात्मक हो रहा है, जिसके कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ आसान हो रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई नीतियां आ रही है, नई नई योजनाएं बनी है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है, इन सारी चीजों को समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें लोगों को कोई समाचार नजर नहीं आता। ये पत्रकारिता की दुनिया भर की कहानी है, ये केवल भारत में होता है ऐसा नहीं है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी समेत सरकार के प्रवक्ता बनते हुए लोगों के पास जाए और सरकार के कामों के बारे में लोगों को आगाह करे, लोगों को बताए, लोगों को सचेत करे, क्योंकि ये सरकार हमारी अपनी सरकार है। ये सरकार हमने बनाई है। आप सभी लोगों ने परिश्रम करते हुए जो चुनाव का माहौल बनाया, जो प्रचार किया, उसके कारण ये सरकार बनी है। और इसलिए इस सरकार का स्वामित्व हम सबका है और इस सरकार को सफल बनाने की दृष्टि से, सफल बनाने का काम हमारे मंत्री और बाकी सारे लोग तो कर ही रहे हैं, मगर सफलता जब तक लोगों तक पहुंचती नहीं तो कई बार होता है कि जो सफल है वो भी जितना सफल दिखाई देना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता। और आज की जिंदगी ऐसी है कि वो दिखने के आधार पर है। आप में से कई लोग फेसबुक पर वगैरह जाते हैं तो कई
आपसे भी और अधिक नौजवान तो कहते हैं कि भाई साहब आप अगर फेसबुक पर नहीं है तो शायद आप इस दुनिया में ही नहीं है, ऐसा माना जाता है। कोई भी कहता है कि ये ऐसा ऐसा है तो बोले उसका तो फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो इसका मतलब परहैप्स ही इज नॉट इन द वर्ल्ड। ये धारणाएं बन रही है, और इसलिए अच्छा होना जितना महत्वपूर्ण है उससे भी किसी को अच्छा लगे न लगे, वास्तविकता ये है कि अच्छा दिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। और मैं मानता हूँ कि युवाओं तो इसके बारे में बहुत अधिक जानती ही है, मैंने कोई बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसके प्रवक्ता बनते हुए लोगों के अंदर जाना, तो हमारे पास कुछ बिंदु भी चाहिए, कुछ तथ्य चाहिए कि जिसके आधार पर हम लोगों को ये बता पाए कि ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है। और उस दृष्टि से अगर 20 महीने के इस सरकार के कार्यकाल पर अगर हम एक नज़र घुमाते हैं तो हमारे ध्यान में ये आता है कि सरकार के काम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, मगर कुछ प्रमुख विशेषताओं को अगर मैंने आपके सम्मुख गिनना है तो पहली विशेषता ये है कि इस सरकार ने जनता के सशक्तिकरण के लिए, जरा वो लगा लेंगे दरवाजा भैया, इफ यू डोंट माइंड, लगा लीजिए, आइए आइए। पार्टी के हमारे महामंत्री जी श्रीमान अरुण सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। मैं विषय को आगे बढ़ा रहा हूं कि हमने लोगों को यानी जनता को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए हैं। एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, ये इस सरकार की भूमिका रही है। और उस दृष्टि से हर किसी व्यक्ति को, नागरिक को, आम आदमी को, यहां पर 10 साल हमने सरकारें देखी कि जिन्होंने कानून बनाते हुए लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की। एक कानून बन गया कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। दूसरा बन गया कि राइट टू फूड, अन्न का अधिकार। और हम देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार देने से शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, उल्टा जैसे गन्ना किसानों के लिए जो मजदूर काम करते हैं ना गन्ना कटाई का, उनके लिए स्कूलें चलाने वाले जो नॉन फॉर्मल शिक्षा होती है वो देने वाले कई समूह हैं, एनजीओज हैं, उनका काम राइट टू एजुकेशन के कारण बंद हो गया। ईंट भट्टी पर मजदूर काम करते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देने वाले भी कई लोग हैं, मगर उनको राइट टू एजुकेशन की जो चौखट बनाई गई है, जो फ्रेमवर्क बनाया है, उसके अंदर उनको काम करना संभव नहीं है, तो वो स्कूलें बंद हो गई। एक तरफ तो राइट टू एजुकेशन, दूसरी तरफ शिक्षा से कई लोग बाहर हो गए। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख मुक्ति का अधिकार दिया गया, और अनाज सबको मिले, इसकी व्यवस्था कानून के माध्यम से करने की कोशिश की। कितनी सफल हुई, कितनी विफल हुई हम जानते हैं। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इसके बारे में कांग्रेस के अपने राज्यों ने ही कोई नियम कानून बनाए नहीं, और जो कानून बना था उस पर किसी भी तरीके से गंभीरतापूर्ण उसका क्रियान्वयन किया नहीं। तो काहे का अधिकार? अगर इनकी चलती तो ये शायद राइट टू हैप्पी लाइफ, इस तरीके का आनंदी जीवन का एक अधिकार बना लेते थे, जिसके कारण कहते थे कि हमने तो अधिकार दे दिया आपको संवैधानिक, अब आपका जीवन आनंदमय हो गया। ऐसा नहीं होता। हमारी धारणा इससे विपरीत है, इससे अलग है। हम मानते हैं कि लोगों को पहले एम्पावर करो, एंटाइटलमेंट आसानी से आ जाएगा। केवल एंटाइटलमेंट से लोग एम्पावर नहीं होते, और इसलिए लोगों को सशक्त करना, सशक्तिकरण करना जनता का, आम आदमी का, इस पर बल देते हुए हमारी सरकार ने काम किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए। हमारा विरोध नहीं है एंटाइटलमेंट को, मगर एंटाइटलमेंट से सारी चीजें होती नहीं, ये हमारी धारणा है, और इसलिए हम लोगों को और अधिक शक्ति देने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा बल जिस पद्धति से लोगों को शक्ति देने पर है, उसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं तो वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हम सबको चाहिए कि हम देहातों में जाए, किसानों को मिले, और आने वाले जून महीने से जो बुआई का नया सीजन शुरू होगा तो उसके साथ ही ये फसल बीमा योजना प्रारंभ हो जाएगी। हम देखते थे कि अब तक आप में से कई लोग
जानते होंगे कि कार कोई खरीदता है तो कार का बीमा हो सकता था, कोई नया फ्लैट ले लेता है, घर बनाता है तो उसका बीमा हो सकता था, कोई कारखाने में नई मशीनरी लगाता है तो उसका बीमा हो सकता था, बहुत सारी चीजों का बीमा हो सकता था। मगर कोई किसान अपने खेत में कोई फसल उगाता है तो उस फसल का बीमा होने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फसल बीमा योजना थी हमारे देश में, मगर वो उस पद्धति से नहीं थी कि हर कोई किसान को अपना जो भी आधा बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 एकड़, जितनी भी सारी जमीन उसके पास है, उसमें जो भी उसने फसल लगाई हो उसका वो जैसे कार का बीमा कर सकता है, बीमा कर पाए। अब ये आसान हो गया है, अब ये संभव हो पाया है। और इसलिए इसमें प्रीमियम की रकम भी बहुत कम है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है। अगर फसल का नाश हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीमा कंपनी को दे दो, आपको बीमा मिल जाएगा। अब तक की इतनी सारी फसल बीमा योजनाएं मात्र 23% किसानों तक पहुंची थी। हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 50% किसानों तक हम पहुंचेंगे, यह हमारी विशेषता है। और भी महत्वपूर्ण है, फसल का भी एक पूरा जीवन चक्र होता है। जमीन में बीज बोना, फसल उगना, फसल काटना, काटने के बाद जो भी अनाज बन गया है उसको सुरक्षित रखना, फिर किसी वाहन से उसको मंडी में पहुंचाना। इसमें से किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी अवस्था में अगर इस फसल की हानि होती है तो उसको बीमा मिला संभव है। इतनी मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक पद्धति की, और अब तक लगभग कहीं भी दुनिया में जिसका क्रियान्वयन हुआ नहीं है, ऐसी एक फसल बीमा योजना इस सरकार ने लाई है। हम सबका दायित्व बनता है कि इसके बारे में हम किसानों में जाए, देहातों में जाए और किसानों को जागरूक करें, उनको इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रवृत्त करें। इसमें प्रीमियम भी बहुत कम है, बहुत सारा प्रीमियम सरकार भर रही है, तो किसानों के लिए यह भी मैं मानता हूं कि एक राहत का विषय है, जिसके बारे में हमने अभी किसानों के अंदर जाकर, देहातों में जाकर इसके बारे में प्रचार करना चाहिए। दूसरा बिंदु है इस सरकार की विशेषता का कि इसने जन सहभागिता पर बल दिया है और लोगों के अंदर विश्वास किया है, जो अब तक की सरकारों ने लगभग नहीं के बराबर किया था। जैसे सरकार बनी, मात्र 2 महीनों में एक माय गव नाम का पोर्टल बन गया कि जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपनी बात सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है। कितनी सारी योजनाएं आई जिसके बारे में चाहे उसका नारा हो, चाहे उसका लोगो हो, क्राउड सोर्सिंग करते हुए जनता के नुमाइंदों से, जनता में जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं उनके द्वारा उसको मंगाया गया, उसको चिन्हित किया गया, उनको सम्मानित भी किया गया। ये सहभागिता है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है और हम सब जानते हैं कि विकास ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। और वो अगर जन आंदोलन बनना है तो लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। अभी जितने सारे यहाँ पर सूची में रखा गया है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी चीजें युवा केंद्रित है विशेष रूप में, और एक उद्यमिता का विकास करने के लिए एक अनुकूल वायुमंडल इनके कारण बन पाया है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम युवाओं के अंदर जाए, उनको कहे कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। आप अगर उद्यमी बन जाते हैं, छोटा बड़ा कारोबार कर लेते हैं, तो आप 10 लोगों को जॉब दे सकते हैं। आप काहे के लिए जॉब की कतार में खड़े रहते हो? अभी तो हमारी सरकार ने आपको मुद्रा के तहत और अन्य योजनाओं के तहत बहुत सारा ऋण उपलब्ध कराने की भी कोशिश की है। ये खूबी लोगों के अंदर जाकर समझाना अभी हमारा दायित्व है। अकेले सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसमें पूरी रुचि लेते हुए, सहभागिता लेते हुए इसको सफल बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ते। और ये इसलिए हो पाएगा क्योंकि जनता के अंदर, लोगों के अंदर इस सरकार ने एक विश्वास जताया है। देखिए, हमारे देश में ये तो एक धंधा बन गया था कि एडमिशन का समय आता है तब मार्कलिस्ट को अटेस्ट करने के लिए भी लोग पैसा लेते थे। अभी सेल्फ अटेस्टेशन है। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हम जनता के अंदर जाते हुए, लोगों को समझते हुए, लोगों में विश्वास जताते हैं कि आप जो करेंगे सही करेंगे, आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, हम यकीन करते हैं आपके ऊपर। छोटी सी बात है वैसे देखा जाए तो,
मगर उसका परिणाम बहुत बड़ा है कि हमने छात्रों में, युवाओं में, नौकरी मांगने वाले में, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी के चिंतन में, बुद्धि में, सोच में हमने विश्वास किया है। और ये विश्वास जब सरकार जनता में करती है तो जनता भी सरकार में विश्वास करती है, और इसलिए जनता का निरंतर समर्थन, अभी 20 महीने हुए, बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं कि जनता का सरकार के अंदर कितना भरोसा है, भरोसा टूटा नहीं है और वो बरकरार रहा है और बढ़ेगा अगर हम जनता के पास जाएंगे, इन योजनाओं के बारे में बताएंगे। मित्रों, मैं और भी कहना चाहूँगा कि ये सरकार समाज का जो भी उपेक्षित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, प्रताड़ित वर्ग है, उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। छोटी सी बात हम ले लें, किसानों के लिए खाद की उपलब्धता की। हर किसी किसान को खाद लगता है और खाद में भी यूरिया बहुत प्रचलित है, बहुत अच्छी मात्रा में आवश्यक होता है। मगर ये देश है और यहाँ की इतनी सरकारें हैं जो किसानों को आवश्यक मात्रा में यूरिया भी उपलब्ध कराई नहीं पाई। क्यों नहीं कराई पाई? क्योंकि यूरिया जो सब्सिडाइज्ड रेट से, जिसमें बहुत रियायत दी जाती है, मार्केट में मिलता है, उसका उपयोग कई सारे उद्योग, फैक्ट्री लगाने वाले लोग अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए करते थे। यूरिया का वहाँ भी एक रोल बनता है, एक उपयोग होता है। तो ये कैसे रोका जाए? ये तो काला बाजार है एक दृष्टि से। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने एक कोशिश की कि यूरिया को हमने नीम कोटेड बना दिया। यूरिया का जो दाना है उसको नीम कोटेड बनाते हुए उसको इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए अपात्र ठहराया गया। आइए मनोज जी, आपका स्वागत है। तो उसके कारण ये हुआ कि अब यूरिया का उपयोग मात्र आप किसानी के लिए, खेती के लिए कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में किसान को यूरिया अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आसान हो गया। ऐसी स्थिति में किसान को जो यूरिया के लिए केवल खाद नहीं मिलने के कारण जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उससे उसकी मुक्तता हो गई। थोड़ा हम शांति रखेंगे तो हमारा सत्र आगे बढ़ेगा। कृपया वहां पर आवाज न करें प्लीज। वो दरवाजा बंद कर लेते तो अच्छा रहेगा। और मीडिया के मित्र, थोड़ा सा अपना काम हुआ हो तो इफ यू कुड अलाउ अस। हाँ, दिनेश जी, शिवम जी। मैं आपको ये कह रहा था कि ये सरकार उपेक्षितों के प्रति, समाज के वंचितों के प्रति एक संवेदनशील सरकार है। अब तक शायद हम सबको पता है कि इस सरकार ने सत्ता हथियाने के बाद सामाजिक न्याय विभाग के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। वो एक सुगम्य भारत योजना का ऐलान किया है। अब ये क्या है सुगम्य भारत? सुगम्य भारत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है एक्सेसिबल इंडिया। इसका मतलब यह है कि समाज में जैसे 2 हाथ, 2 पाय, 2 पांव, 2 आंख, इस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से जो अपना जीवन यापन करते हैं, भगवान ने सारा दिया है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड है, अपाहिज है, कुछ न कुछ कमी है, या तो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, हाथ पैर अंग कुछ न कुछ है नहीं। इन व्यक्तियों के लिए सरकार ने एक सुगम्य भारत कार्यक्रम किया है, जिसके तहत अभी सरकारी बिल्डिंगों के निर्माण में भी ये चिंतन रखा जाएगा कि ऐसे जो अपाहिज है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको भी सरकारी बिल्डिंगें हो या बाकी सारा सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, उनको आसानी से प्राप्त करे, उस दृष्टि से कुछ न कुछ रचना बने। कई हमारे बंधु हैं कि जो एक दृष्टि से दिख नहीं पाता उनको, तो कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके लिए भी अभी नई व्यवस्था हम बना रहे हैं। सरकार की सारी वेबसाइट्स जो है, सरकार ने एक नीति घोषित की है कि सरकार की सारी वेबसाइट्स
जिनको दिखता नहीं है उनके भी उपयोग की हो, इसलिए जो भी आवश्यक रचनाएं करनी पड़ती है वो आने वाले 3 साल में ये सरकार करने वाली है। तो ये जो समाज का ऐसा वर्ग है, मात्र 2% 3% होगा, सवाल कितने हैं इसका नहीं है, सवाल सबके लिए। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हर किसी के लिए उसको न्याय मिले, विकास की इस यात्रा में सहभागी होने का उसको अवसर मिले, इसलिए ये सरकार काम कर रही है, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। अभी सरकार ने एक उज्ज्वला नाम की योजना का ऐलान किया है बजट में। ये उज्ज्वला योजना क्या है? ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, कुकिंग गैस जिसको हम कहते हैं, रसोई का गैस, ये अभी हमारी देहातों की महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए, जिनको चूल्हे में लकड़ी जलाना पड़ता था और लकड़ी के कारण जिनके आंखों पर काफ़ी तनाव आता था, परेशानी होती थी, केवल आंखों के लिए नहीं मगर फेफड़ों के लिए भी परेशानी होती थी, उन माताओं की अब उस त्रासदी से मुक्तता है। अब उनको कुकिंग गैस इस उज्ज्वला योजना के तहत आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। अब कुकिंग गैस केवल शहरों में रहने वाले, फ्लैट्स में रहने वाले, बंगलों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, अब वो देहातों में जाने का मार्ग मैं मानता हूं कि इस योजना के कारण प्रशस्त हुआ है। सरकार ने ऐलान किया है कि 2022 तक हम हर किसी व्यक्ति के लिए घर मुहैया करेंगे, हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर। ये भी एक बड़ी सोच है, लंबी सोच है, आसान नहीं है, मगर सरकार के सामने कुछ योजना है, कुछ रचना बनी हुई है और 2022 तक हर किसी को घर मिले, इस दृष्टि से सरकार प्रयत्नशील है। सरकार का एक डिपार्टमेंट रहता है जिसको हम कहते हैं डोनर, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। यह हमारी पुरानी सरकार जब थी माननीय अटल जी के नेतृत्व में, तब यह मंत्रालय बना था। अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलग मंत्रालय काहे के लिए बना? क्योंकि इस विभाग की उपेक्षा होती थी, इसलिए यह मंत्रालय बना। मगर जैसे हमारी सरकार गई और यूपीए की सरकार आई, विगत 10 सालों में इस मंत्रालय की भी उपेक्षा हुई। मतलब जो मंत्रालय बनाया गया उपेक्षा के विरोध के लिए, उस मंत्रालय की भी उपेक्षा हुई, जिसके तहत कुछ काम आगे नहीं बढ़ा। अब हमारे मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो डोनर का कार्यभार संभालते हैं, और वो मुझे बता रहे थे कि अब हम नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो भाई बहन हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम अपना मंत्रालय लेकर एक दिन कोहिमा जाते हैं, एक दिन इम्फाल जाते हैं, एक दिन आइजॉल जाते हैं मिजोरम में, और मंत्रालय सरकार ही लोगों के दरवाजे पर जाती है, लोगों को सरकार तक आने की आवश्यकता नहीं। एक नई सोच है, संवेदना है, प्रतिबद्धता है, निष्ठा है, उसके कारण ये सारा हो पाता है। ये हमने लोगों में जाकर बताना चाहिए, ये अब हमारा दायित्व बनता है। और भी कई चीज़ें गिनाई जा सकती हैं। सरकार ने रेल और रोड, इनका जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की है। आपने देखा होगा, आप में से कई लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर देखते होंगे कि स्टेशन साफ सुथरे हो रहे हैं। माननीय रेल राज्य मंत्री जी हमारे मध्य में है और वो आपको और अधिक बताएंगे। मगर इतने सारे लोग अभी रेल मंत्री जी से डायरेक्ट संपर्क करते हैं, मुझे तो कई बार अचरज होता है कि इनको सोने के लिए समय मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे को दूध नहीं मिला, इससे लेकर महिला की प्रताड़ना हो रही तक बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं और मंत्री जी आदेश देते हैं और डीआरएम को दौड़ते भागते वहां जाना पड़ता है और जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करना पड़ता है। ये होती है काम करने वाली सरकार। और इसलिए स्टेशन साफ सुथरे हैं, लोगों को सहयोग मिल रहा है, रेल का नेटवर्क बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा कि कैसे हमने लगभग 3 गुना इजाफा किया है रेल के अंदर। जो देखिए, सरकारों में आवंटन तो बजट के समय हो ही जाता है, कितना करोड़, कितना हजार करोड़, कितना सैकड़ा करोड़, ये तो पता चलता है। मगर सारी सरकारें, अधिकांश बार ये ध्यान में आता है कि जो आवंटित राशि है उसको खर्चा ही नहीं कर सकती। खर्चा करना कोई आसान बात नहीं है। हमें लगता होगा कि खर्चा करना तो क्या बड़ी बात है, कि पैसा है तो खर्चा करो। नो, दैट इज नॉट इजी। और मनोज जी आपको बताएंगे कि खर्चा करना भी कितना मुश्किल होता है। मगर ये सरकार है कि जिसने जो भी कानूनन प्रक्रिया होती है उसको तरीके से अपनाते हुए खर्चे में भी इजाफा, मतलब जो आवंटित राशि थी धन की, उसको खर्चा करने के लिए भी एक सजगता बताई, तत्परता दिखाई, एक अलर्टनेस दिखाया, एक एफिशिएंसी दिखाई, जिसके कारण विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। रोड्स के बारे में भी यही है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और साथ ही साथ जो भी उत्पादक कार्य है, जितने भी है, जैसे हमने देखा
कि स्वच्छ भारत के तहत हर सरकारी स्कूल में अभी लड़कियां और लड़के दोनों के लिए अलग अलग शौचालय बने हैं। दिखने के लिए सामान्य बात है, करने के लिए इतनी सामान्य नहीं है, इतनी साधारण भी नहीं है। तो ये सारा क्यों हो पाया? क्योंकि सुशासन के प्रति एक प्रतिबद्धता होने का कारण हो पाया। और हम देखते हैं कि सुशासन का ये जो रास्ता है, आइए मुरली जी, तो ये सुशासन का रास्ता हमारा इनोवेशन के माध्यम से भी गया है। देखिए, नवाचार ये शब्द का प्रयोग तो इस शब्दावली का हम कई बार करते हुए देखते हैं लोगों को, मगर नवाचारों को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, नई नई प्रतिभाओं का सृजन हो, इसलिए एक अनुकूलता निर्माण करना, जो मेधावी प्रतिभावान छात्र हैं उनको अपने इनोवेशन के आधार पर वो उद्यमिता खड़ी करे, इसलिए प्रोत्साहन देना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और ऐसी कई चीजें सरकार के द्वारा हो रही है जिसके बारे में भी हमने ध्यान रखना चाहिए। हमारे दूसरे एक मंत्री है गिरिराज जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में, वो बिहार के उत्तर बिहार से आते हैं, अपने क्षेत्र में जहां बिजली की बहुत किल्लत है, बिहार के कई क्षेत्रों में अभी अभी स्थिति थोड़ी सुधरी है, मगर अभी अभी तक वो किल्लत थी। ऐसी स्थिति में सोलर चरखे के माध्यम से, जो चरखे के आधार पर या जो बुनकर है उनके बुनाई के यंत्रों को सोलर एनर्जी देते हुए वहां पर काफी अच्छी और रोजगार की उपलब्धता की है। किसी का रोजगार उसके कारण छिना न जाए, इसकी चिंता की है। अभी ये सोलर एनर्जी कोई नया हमारे सरकार ने कोई डिस्कवरी की है ऐसी बात नहीं, ये तो था ही, मगर उसका उपयोग करना, जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता, एक नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता लगती है, एक क्रिएटिव थिंकिंग लगता है, जिसके आधार पर यह हो सकता है। आपको पता होगा, हमारे नितिन गडकरी जी कई बार जिसका उल्लेख करते हैं कि देहातों में, शहरों में किसी भी युवा को रोजगार के लिए जो समस्याएं होती है, उसके लिए उद्यमिता के माध्यम से लोग क्या क्या नहीं करते। विदर्भ के किसानों के लिए ये जो कपास का पेड़ होता है, उसकी स्ट्रॉ को उपयोग करते हुए चारकोल बनाने के संयंत्र उन्होंने लगाए हैं, जिसके कारण एक नया चारकोल का एक वैरायटी उपलब्ध हुआ है, जो अधिक कैलोरीज और ताप भी देता है, उसकी हीट भी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है, और अगर कपास नहीं भी आए, बहुत ज़्यादा फसल नहीं भी हो, तो भी आपको उस पेड़ का कुछ ना कुछ उपयोग करना संभव हुआ है। कई बातें हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में डॉक्टर माशेलकर बहुत बड़े वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो मुझे कहते थे कि लोग कैसी कैसी प्रतिभाओं से, युवा लोग हमें हमारे आप में से ही है, और किस पद्धति से सोचते हैं। इनोवेशन के बारे में जो प्रयास होते रहे, तो एक युवा ने, महज 22 साल का होगा, साइंस ग्रेजुएट, उसने देखा कि हमारे देश में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम होने के कारण महिलाओं के अंदर बीमारियों का प्रतिशत बहुत बढ़ता है। हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा नहीं है तो आपकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है। तो हीमोग्लोबिन के लिए पहले तो चेक करना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन चेक करना यानी आपको यहाँ पर प्रिक करना पड़ता है, यहाँ से खून निकालना पड़ता है, फिर उसकी परीक्षा होती है, फिर पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कितना परसेंटेज है। और आमतौर पर व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं और विशेषकर ग्रामीण महिलाएं जहाँ हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, इस पद्धति को बहुत स्वीकार नहीं करती, इसलिए वो टेस्ट ही करती नहीं, ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है कोई जाता भी नहीं। तो इसमें दिमाग लगाया, और जैसे हमारी बैंडेज का एक ये होता है ना, एक पट्टी होती है, ऐसी एक पट्टी तैयार की है जिसको सेंसर लगाया है। वो पट्टी आपकी उंगली के इर्द गिर्द घुमाओ तो उसके ऊपर वो ध्यान में आएगा कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है। हो सकता है कोई प्रिक किए बगैर, ब्लड निकाले बगैर, खून निकाले बगैर ये उसने किया, उसको अवार्ड मिला। ये जो सांसद है, अभी हमारे ऊपर आलोचना कर रही थी अनु आगा जी, उनके हाथों उसको अवार्ड दिया गया। तो अवार्ड देते समय उन्होंने जब मंच पर आया तो उसने कहा कि मैडम थोड़ा पहले आपकी उंगली दिखाइए, मैं इसको देखता हूं कि कितना हीमोग्लोबिन है। देखा कि वो 11.5 है, कहा कि मैडम टेक केयर, ये प्रतिभा है। तो ऐसे प्रतिभाओं का सृजन हो, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको बढ़ावा मिले, इसलिए भी हमारी सरकार प्रयत्नशील है। और इसमें सारे विषय है। ये JNU के बारे में कई बार हमें लगता है कि सारा जो प्रगतिशीलता का ठेका है
वो केवल जेएनयू ने ही लिया है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय की बात हो, महिलाओं को उत्पीड़न से रोकने की, या महिलाओं के साथ भी जो जिसको जेंडर जस्टिस कहते हैं वो वाली बात हो, हमारी सरकार ये कर रही है। ये जो मंत्रालय है ना, सामाजिक न्याय मंत्रालय, इसको 15 साल पहले समाज कल्याण मंत्रालय कहा जाता था, सोशल वेलफेयर। मगर वेलफेयर से न्याय तक का जो प्रवास हुआ है वो हमारी सरकार के कारण हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसका नाम दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। ये कोई केवल नामकरण नहीं है, किसी को रमेश कहते थे अब महेश कह रहे, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर एक बड़ी भूमिका है, उस भूमिका को भी हमने समझना चाहिए। साथ ही साथ और कई बार हम देखते हैं कि इन नवाचारों का, नई प्रतिभाओं का और सृजन करने वाले, उसको प्रोत्साहन देने वाले हमारे भी कार्यकर्ता है, हमारे भी मंत्री हैं, बाकी सारे लोग हैं। अभी महिला बाल कल्याण मंत्री है हमारी मनेका गांधी, हमें कह रही थी कि अब वो एक कानून ला रही है नियम में परिवर्तन करते हुए कि जिन बहनों के पति अगर किसी कारणवश उसका निधन होता है तो जो डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर उस विधवा का, पत्नी का नाम उस पर अनायास ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। उसको और अधिक डेथ सर्टिफिकेट ले जाओ, इधर उधर घूमो और मैं उसकी पत्नी थी ये साबित करो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साधारण सा रिफॉर्म है, कोई बहुत बड़ी क्रांति है ऐसा नहीं है, मगर उसका परिणाम बहुत अच्छा निकल कर आएगा। इसके लिए कोई बहुत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं रहती, मगर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम समय पर करते हैं तो मैं मानता हूं कि लोगों को जो अपेक्षा होती है सरकार से, उस अपेक्षा को हम पूरा कर सकते हैं। मित्रों, विस्तार में बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर मैं केवल इतना कहना चाहूँगा अंत में कि ये सब हमारी सरकार के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि ये सरकार एक विचारधारा प्रेरित राजनीतिक दल की सरकार है। हमारे देश में हम सब जानते हैं, कई बार इसका उल्लेख भी होता है कि 1500-1600 से अधिक राजनीतिक दल हैं और विचारधारा पर चलने वाले दल बहुत कम है, और उसमें हमारा एकमात्र दल है जो पूरे देश में है। देश के लगभग 12 राज्यों में, अभी अरुणाचल में भी हमारी सरकार है, लगभग इतने राज्यों में हम सत्ता में है और जनता का विश्वास हम निरंतर पाते रहे हैं क्योंकि हम विचारधारा से प्रेरित हैं, किसी एक परिवार के लिए हम बंधे हुए नहीं हैं। और इसलिए इस विशेषता को हमने लोगों के सम्मुख ले जाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। और इस विचारधारा के कारण हमारा कार्यकर्ता, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा मंत्री क्या नहीं करता। भाषण को समाप्त करने के पहले मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। हमारे वडोदरा के सांसद थे पिछली लोकसभा में, उसके पहले वो वडोदरा में महापौर भी थे, मेयर भी थे। बालू भाई जोशी नाम है उनका, गुजरात के बंधु जानते हो। बालू भाई जोशी जब वडोदरा में मेयर थे तब वडोदरा में एक बहुत अलग पद्धति की एक समस्या आ गई, और जिस वार्ड से वो चुने गए थे उसी वार्ड में समस्या आई। समस्या क्या आई कि जो सीवर की पाइपलाइनें बड़ी बड़ी अंदर से जाती है, जमीन के अंदर से, उसमें चोकअप हो गया और पूरा जो सीवर है, गंदा पानी, मैला, वो जो सेप्टिक टैंक होते हैं उसमें से ऊपर आकर अपने आप प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और चारों तरफ फैल गया, और लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर का एक प्रदेश ऐसा बन गया जहां सब जगह सीवर की गंदगी फैली गई और लोगों को बाहर घर के निकलना चलना भी मुश्किल हो गया। बड़ी दुर्गंधी का वातावरण हो गया, लोगों का जीना हराम हो गया। अभी करे क्या? वो सीवर की पाइप को अंदर से ठीक करना है तो 2 रास्ते होते हैं। एक, मशीन का उपयोग करो, जो मशीन उनके पास थी भी मगर वो ठीक नहीं काम कर रही थी, जर्मन से मंगाई गई मशीन थी, और उसको ठीक करना है तो जर्मनी से किसी टेक्नोक्रेट को आना आवश्यक था। इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमें 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन तक ये सारा ऐसा ही चलते रहना मुश्किल था, काफ़ी का समस्याएं भी आ सकती थी, लोग बड़े और नाराज थे, संतप्त भी थे, पीड़ित थे। करे क्या? दूसरा चारा है कि सीवर पाइप के अंदर किसी व्यक्ति को भेजो, वो उसको ठीक करेगा, मगर सीवर के अंदर कई बार विषैली गैसेस का बहुत बड़ा प्रादुर्भाव होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि आप किसी भी सरकारी मतलब महानगर पालिका के कर्मचारी को अंदर नहीं भेज सकते। अभी करे क्या? कर्मचारी को भेज नहीं सकते, वो टेक्नोक्रेट जो आना है जर्मनी से, वो आने के लिए 4 दिन लेगा। करे क्या?
हमारे मेयर बालू भाई जोशी ने तय किया कि मैं स्वयं इंजीनियर हूँ, मैं कोई कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय तो हूँ नहीं, तो मुझे जाने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकता। और इसलिए बगैर कोई मीडियाबाजी किए उन्होंने स्वयं एक इंजीनियर होते हुए वो पूरे जो नक्शे थे उसके, वो डिज़ाइन था, वो पूरा जांच लिया, समझ लिया। वो एक विशिष्ट रबर का कॉस्ट्यूम आता है वो पहना, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, फायर ब्रिगेड को बुलाया, अपनी पत्नी तक को कहा नहीं, और रात 12:30-1 बजे वो सीवर पाइप के अंदर घुस गए। 1-1.5 मिनट का ही काम था, वो वहाँ पर रहे, जो भी कल पुर्जा ठीक करने की बात थी वो किया, ऊपर आए। दूसरे दिन 24 घंटे बाद समाचार पत्रों को पता चला कि हमारे मेयर महोदय ने किया। ऐसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ अन्य किसी दल में होता नहीं, और इसलिए हमें इन चीज़ों पर अभिमान होना चाहिए, नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ताओं की हमारी पार्टी है जो एक अच्छा शासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस देने के लिए प्रतिबद्ध है। मगर जैसे मैंने कहा, गवर्नेंस का गुड होना पर्याप्त नहीं है। ये गवर्नेंस, अच्छा गवर्नेंस जो है उसके बारे में लोगों को सचेत करना भी आवश्यक है। मैं मानता हूं कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ से जब जाएंगे तब ये सुशासन का संदेश लेकर गांव-गांव में, मोहल्लों-मोहल्लों में जाएंगे और हमारे सरकार के किए कामों के बारे में सीना तान कर लोगों के सम्मुख जाकर बताएंगे और लोगों को कहेंगे कि आप इस विकास यात्रा का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।